उर्फी एक बहुत ही हॉट और मॉडर्न ख्यालातों वाली लड़की होती है। वो पूरे मोहल्ले में अपने छोटे और अतरंगी कपड़ों के लिए फेमस होती है। उर्फी को गली के सबसे हैंडसम लड़के राज से प्यार होता है, लेकिन राज की मां मन्नो और पिता प्रेमचंद को उर्फी का छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। एक दिन उर्फी बदन पर सिर्फ पट्टियां लपेटकर पट्टी वाली ड्रेस पहनकर राज से मिलने जाती है। राज, राज बेबी तुम कहाँ हो? मेरी आंखें थक गई तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर। हाय मेरे राज। हाय राम, ये तूने क्या पहना है? अरे ये पहनने की भी क्या जरूरत थी तुझे? कपड़े ही नहीं पहनती ना, कल मुही करमचली कहीं की। लेकिन मन्नो आंटी, ये एक फैशन है और इसे उर्फी फैशन कहते हैं। इधर नंगा नाच मत कर और दफा हो जाए यहाँ से। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना बेबी, तुम्हारी माँ मुझे घर से निकाल रही है। सुन ले ओए उर्फी बर्फी, तू कभी मेरी बहू नहीं बन सकती और मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ एक सर्वगुण संपन्न लड़की बनेगी। चल निकल यहाँ से। और अपने बेटे की शादी काजल नाम की एक सर्वगुण संपन्न लड़की से कराती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय और पकौड़े। माँ जी, आज मैंने भोग प्रसाद में खोए की बर्फी और शीरा बनाया है, ठीक है? हाँ बहू ठीक है, तू सच में बहुत अच्छी है। और एक वो घटिया उर्फी बस छोटे कपड़े पहनती फिरती है 24 घंटे। जब मन्नू और काजल टीवी ऑन करते हैं तभी ब्रेकिंग न्यूज आती है। इंटरनेट सेंसेशन अपने छोटे कपड़ों के फैशन के लिए जानी जाने वाली उर्फी अब इस दुनिया में नहीं रही। जी हाँ, एक मेजर एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी है। हाय हाय, ये उर्फी तो परलोक सिधार गई माँ जी। चलो अच्छा ही हुआ, बला टल गई। लेकिन मन्नू जी इस बात से बेखबर थी कि बला टली नहीं बल्कि बला तो अब और भी ताकतवर होने वाली थी। उर्फी मन करीब चुड़ैल बन जाती है। अब देखना मन्नू महारानी, मैं कैसे अपनी बेइज्जती का बदला लेती हूँ। मन्नू जब अगली सुबह उठती है तभी देखती है कि काजल ने साड़ी नहीं बल्कि एक नेक्ड टैटू ड्रेस पहना होता है। अरे कुलक्षणी डायन, तूने ये क्या पहना है? तुझे ये पहनते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? पहनना तो छोड़ो, तूने तो कुछ पहना भी नहीं है। माँ जी, इसे फैशन कहते हैं, फैशन। आप नहीं समझोगी। चलो खिसको यहाँ से, अभी मुझे रील्स बनाने हैं। ओ मजनू मेरी यार, ये लैला है तैयार हो, जल्दी से लेके आ जा एक डायमंड की रिंग। तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग। मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग। हे भगवान, मन्नू को अपनी बहू काजल को इस तरह देखकर चक्कर आ जाते हैं। असलियत में उर्फी की आत्मा काजल में घुसकर ये सब कर रही होती है। अगले दिन काजल एक पार्टी ड्रेस पहनकर पार्टी करने जाती है और आते वक्त पूरा मोहल्ला उसे देखकर हैरान रह जाता है और सभी मन्नू को खूब ताने कसते हैं। जिसके बाद मन्नू काजल को खूब मारती है। मत मारो मुझे माँ जी, मुझे मत मारो। बहुत उर्फी जैसा बनना है ना तुझे, ले और ले। काजल दिन ब दिन उर्फी जैसे कपड़े पहनकर अपने ससुराल का नाम मिट्टी में मिला देती है। वो कभी आंगन में नाचती तो कभी छत पर। काजल में काजल, ऐसी हूँ काजल, हर कोई देख के मुझको हो जाए पागल। काजल में काजल, ऐसी हूँ काजल, हर कोई देख के मुझको हो जाए पागल। तो कभी वो बीच पर जाकर बिकनी पहनकर घूमती और एंजॉय करती। एक दिन जब मन्नू घर में शंख फूंकती है तभी उस शंख की पवित्र धुन से काजल अपने कानों पर हाथ लगा लेती है और जोर से चिल्लाने लगती है, बंद करो ये आवाज। काजल बेहोश हो जाती है और उसमें कैद उर्फी की भूतिया आत्मा बाहर आ जाती है। तू? उर्फी, तुम? अच्छा, तो इसका मतलब तुम मेरी बहू काजल के शरीर में रहकर उससे ये सब करवा रही थी ताकि वो हम सब की नजरों में बुरी बन सके और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएं। माँ, बस बहुत हुआ आपका। अब जब मेरी उर्फी डार्लिंग वापस आ गई है तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। ओह राज, माय जानू, माय बेबी, आ जाओ मेरे पास राज। मेरे दिल, मेरे बदन पर, मेरे रोम रोम पर सिर्फ तुम्हारा ही राज है। राज, माय लव। उर्फी बेबी, मौका भी है, दस्तूर भी। चलो इसी बहाने मैं तुम्हें अपनी बीवी बना लेता हूँ।
अरे कल मुहे नालायक कुत्ते, ये तू क्या भौंक रहा है? उर्फी एक पल के लिए भूल ही जाती है कि वो अब एक चुड़ैल बन गई है। राज मंदिर में से सिंदूर उठाकर उर्फी पर छिड़कता है, नहीं, जिससे उर्फी तड़प तड़प कर खत्म होने लगती है। तुमने मुझे धोखा दिया राज। तुमने भी मेरे और मेरे परिवार के साथ गलत किया उर्फी। तुम्हारा यही हश्र होना चाहिए। उर्फी खत्म हो जाती है। गुल्लो अपनी बहू रिम्पी के साथ रहा करती थी। उनके घर में एक नौकरानी काम करने आया करती थी जिसका नाम चंपा होता है। एक दिन की बात है। मालकिन, आप दोनों के पास ये बर्गर और पिज्जा ठूसने के लिए बराबर पैसे हैं और मेरी तनख्वाह देने के लिए आप दोनों को नानी दादी और परदादी सभी याद आ जाती हैं। मन तो करता है दोनों को मिक्सर में डालकर पीस दूं। ए चंपा, ज्यादा जबान मत चला वरना एक दूंगी ना तो उधर जाकर गिरेगी अपने बम पर। थोड़े और दिन रुक जा, फिर तुझे हम तेरी पगार दे देंगे, ठीक है? अब अपना सड़ा हुआ मुंह उठा और दफा हो जा यहाँ से। और हाँ, कल सुबह मत आना, दोपहर में आना। ठीक है। चंपा अगली सुबह जब काम करने आती है तभी, आई जा गावत, मैं तो भूल ही गई कि आज मुझे दोपहर को आना था। अब आ गई हूँ तो काम कर ही लेती हूँ। दोनों सांड की तरह फैली होंगी अब तक नींद में। लेकिन चंपा जब खिड़की के पास आती है तभी देखती है कि गुल्लो और रिम्पी दोनों तो जग रही हैं और दोनों ने अपने बॉयफ्रेंड्स को घर पर बुलाया हुआ है। और एक तरफ के बेडरूम में गुल्लो अपने बॉयफ्रेंड संग रंगरलियां मना रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ के बेडरूम में रिम्पी। दोनों सास बहू अपने अपने बॉयफ्रेंड संग रोमांस कर रही होती है। आइला, ये मैं क्या देख रही हूँ? सब लोग बिजनेस ट्रिप पर क्या चले गए, इन दोनों ने तो अपनी शर्म बेच ही दी। इसका मतलब इन दोनों का लफड़ा चल रहा है। वीडियो बना लेती हूँ। अभी देखो इनकी कैसे बैंड बजाती है मैं। गुल्लो बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं आइटम बॉम्ब हुई डार्लिंग तेरे लिए, गुल्लो की चाल वाबी नैन शराबी रे। उलाला 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 उलाला, मैं हूँ तेरी फैंटेसी। छूना न छूना न छूना न छूना न, अब मैं जवां हो गई। ओह बेबी। चंपा दोनों का वीडियो शूट कर लेती है। बाद में, अरे ओ चंपा, आंखें कहीं गिरवी रख कर आई हो क्या? यहाँ इस कोने में कितना कचरा है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? चलो साफ करो। और नहीं तो क्या, जल्दी जल्दी काम कर वरना तेरी खैर नहीं है, मोटी भैंस कहीं की। ओए गुल्लो, मोटी भैंस तो तू है और तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो? तुम दोनों का राज है मेरे पास। ये देखो ये वीडियो, मैंने तुम दोनों के बॉयफ्रेंड्स को देख लिया था और अब ये मैं आपको दिखाऊंगी। ओह नो, खबरदार चंपा अगर तूने ऐसा कुछ किया तो। गुल्लो और रिम्पी दोनों चंपा से उसका फोन छीनने लगते हैं और उसी छीना झपटी में गुल्लो और रिम्पी चंपा को धक्का मारते हैं और चंपा गिर जाती है और उसके ऊपर रसोई का सिलबट्टा गिरता है जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ओ तेरी माँ जी, ये तो टपक गई, अब क्या करेंगे? अब इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा क्योंकि इसे हमने ही धक्का मारा है, हम ही इसके कातिल हैं। रिम्पी और गुल्लो रात के अंधेरे में चंपा की लाश को ठिकाने लगाते हैं और जब उन दोनों के पति बिजनेस ट्रिप से लौट आते हैं तब वो दोनों उनसे घर बदलने की रिक्वेस्ट करते हैं और उनकी रिक्वेस्ट पर उनके पति नया घर ले लेते हैं और रिम्पी और गुल्लो अब नए घर में रहने लगती हैं। इस घर में अब मैं सुकून की सांस ले पाऊंगी, वरना उस घर में तो हर पल उस चंपा की डरावनी यादें थी। लेकिन माँ जी, कहीं वो भूत या चुड़ैल बनकर हमसे बदला लेने तो नहीं आएगी ना? अरे नहीं रे, पागल हो गई है क्या? चल मुझे चाय बना कर ला, वरना तुझे मार मार कर मैं भूत बना दूंगी, निगोड़ी चुड़ैलिया। रिम्पी रसोई में चाय बनाने जाती है। तभी वहाँ पर कोने में एक औरत को रोते हुए देखती है और डर जाती है। नहीं, बचाओ बचाओ माँ जी रसोई में एक औरत है। क्या? अरे पागल, यहाँ तो कोई भी नहीं है। रिम्पी बहू, तू अपने सड़े हुए दिमाग में कोई भी डरावने विचार मत ला, वरना हर तरफ औरतें ही दिखाई देंगी तुझे। फिर रात में अचानक से गुल्लो को किसी के हंसने की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और वो जब अपनी आंखें खोलती है तभी कोई उसके पैर खींचकर उसे बेड से नीचे गिराता है। ओए माँ, कौन है? किसने खींचे मेरे पैर? कहीं सच में तो चंपा चुड़ैल बनकर नहीं आई हो वापस? गुल्लो घबरा जाती है लेकिन वो कुछ सोचे बगैर सो जाती है। अगले दिन जब दोनों सास बहू टीवी देख रही होती है तभी अचानक से टीवी की केबल चली जाती है और टीवी में से दो हाथ निकलते हैं और दोनों सास बहू के गले घोंटते हैं।
चुड़ैल प्रकट होती है और उसे देखकर रिम्पी और गुल्लू की रूह कांप जाती है। क्यों, तुम्हें क्या लगा जगह बदल दोगी तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? नहीं, आज तो कयामत की रात है। आज तुम दोनों को मैं सजा देकर ही रहूंगी, और वो सजाए मौत नहीं है, वो है जीवन भर तड़पने की सजा। चंपा उन दोनों को अपने साथ चुड़ैल लोक ले जाती है और वहाँ उन्हें अपनी नौकरानी बनाती है। ठीक से मालिश कर, कमीनी कलमुही कहेगी। ये हम कहाँ फंस गए? अब तुम दोनों कभी धरती लोक नहीं जा पाओगी और यहाँ हमेशा के लिए मेरी नौकरानी बनकर रहोगी।